नमस्कार मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र के इस कड़ी में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें पिछला जो भाग था वो था पूर्ण प्रतियोगी बाजार और बाजार के स्वरूप। इसके अलावा बाजार के जो प्रतियोगिता के आधार पर अन्य स्वरूप हैं उनका अध्ययन अब हम इस लेसन में करेंगे। इस लेसन का नाम है बाजार के अन्य स्वरूप। इसमें जो पहला स्वरूप आता है वो है हमारे पास एकाधिकार, एक का अधिकार। इंग्लिश में हम बोलते हैं मोनोपोली। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, मतलब एक विक्रेता है और उसका कोई निकट प्रतिस्थापक नहीं है। यानी किसी वस्तु को उत्पादन करने वाले केवल एक आदमी है और वही उस वस्तु को उत्पन्न करता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं है जो उसकी जगह उपयोग में लाई जा सके। ठीक है ना। इसकी मुख्य विशेषताएं हम देखें तो पहली दो विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं कि एक विक्रेता होता है, एक उत्पादक होता है और एक पूर्तिकर्ता होता है। वही पूर्तिकर्ता है, वही उत्पादक है और वही विक्रेता है। निकट स्थानापन्न नहीं है उसका, कोई निकट स्थानापन्न ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसके स्थान पर प्रयोग में लाई जा सके। और तीसरा है मांग की प्रतिलोच बहुत कम होती है। मांग की प्रतिलोच का मतलब है कि अगर आप कीमत बढ़ाते हैं तो उसकी मांग कम हो जाती है। कीमत बढ़ाते हैं तो मांग कम हो जाती है, ऐसा होना चाहिए, परंतु कीमत बढ़ाने पर मांग पर जो प्रभाव है वो उतना नहीं होता, कम होती है। तो यहाँ हम इसको पढ़ेंगे कि जो ये एकाधिकार है इसमें ये दो ही काम कर सकती है। या तो ये कीमत को निर्धारित कर ले या ये पूर्ति को निर्धारित कर ले। यानी अगर ये कीमत निर्धारित करती है तो उसे कितनी मात्रा का उत्पादन करना है ये उपभोक्ता द्वारा की गई मांग द्वारा निर्धारित होगा। क्योंकि कीमत जैसे ही बढ़ेगी उसकी मांग कम हो जाएगी तो उसे उत्पादन कम करना पड़ेगा। अच्छा, और फर्म स्वयं उद्योग है। यहाँ पर क्योंकि एक ही फर्म है, अगर एक ही समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्म है उद्योग कहलाती है, पर चूंकि यहाँ पे एक ही फर्म है इसलिए वही उद्योग भी है। मांग वक्र जो इसका होता है वो हमेशा दाईं ओर झुकते हुए होता है, यूं। ये देखिए, और अभी जिस वक्र का अध्ययन करेंगे तो और अपन बात करेंगे इस बारे में। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जैसे ही यदि आपको वस्तु की उत्पादन बढ़ाना है, वस्तु की पूर्ति बढ़ानी है तो उसकी कीमत को कम करना पड़ेगा आपको। और चूँकि पूर्ति बढ़ाने के लिए कीमत कम कर रहे हैं इसलिए इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है। एमआर वक्र भी है जो हमेशा इसके नीचे होता है। एआर वक्र यानी औसत आगम के ये एआर वक्र है और यह है एमआर वक्र। सीमांत आगम ये है औसत आगम। तो सीमांत आगम हमेशा औसत आगम के नीचे रहती है। और अब है अधिकतम लाभ। इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना। पर उसके लिए समस्या क्या है उसके पास? उसके लिए समस्या यह है कि अगर वो कीमत बढ़ाकर लाभ अधिक करता है तो मांग कम हो जाएगी और मांग कम होने से उसका लाभ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो उसे वो बिंदु चयन करना पड़ता है जहाँ उसे अधिक से अधिक लाभ हो, और वो बिंदु वहीं होता है जहाँ उत्पादन कम हो। तो इसमें क्या होता है, अक्सर ये फर्म जो है अपना उत्पादन की मात्रा कम रखती है ताकि उसको बड़ी कीमत मिल सके पूर्ति की और उसको अधिक लाभ हो सके। और प्रवेश में रुकावटें होती है। अगर कोई फर्म चाहे कि मैं भी इस तरह की वस्तु का उत्पादन करूं तो कई तरह की रुकावटें हैं, नई फर्में उसमें प्रवेश नहीं कर पाती है। ये इसकी मुख्य रूप से विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसमें कुछ गुण होते हैं उत्पाद विभेदीकरण का। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वस्तुएं तो समरूप होती है परंतु उसमें हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग कीमत पर बेचने का प्रयास करते हैं, उस उत्पाद को अलग दिखाने का प्रयास करते हैं। उत्पाद विभेदीकरण गुण है। वित्तीय अवरोध होते हैं। वित्तीय अवरोध का मतलब यह है कि जो फर्म अभी एक फर्म जिस उस वस्तु का उत्पादन कर रही है वो इतनी बड़ी फर्म है
कि वो उसको सहन कर सकती है, उसकी जो भी उसकी कीमत है उस कीमत को वो पर वस्तु बेच सकती है। नई फर्म के लिए बहुत मुश्किल है कि उस कीमत पर शुरुआत में वस्तु बेच सके। तो इसीलिए इसमें वित्तीय अवरोध बहुत बड़ा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इसका एकाधिकार होता है। एक पेटेंट शब्द है, जिसका पेटेंट का मतलब यह है कि सरकार क्या करती है, नए आविष्कारों को, नई चीज़ों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अवधि के लिए एक लाइसेंस, पेटेंट जारी करती है कि इतने वर्ष की अवधि तक यही फर्म इस वस्तु का उत्पादन करेगी, ताकि नए नए अनुसंधान को हम प्रोत्साहित कर सकें। तो सरकार द्वारा ये पेटेंट दिया गया है तो भी एकाधिकार होगा उसका। और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है कई जगह, जैसे अपना डॉक्टरी करनी है, आपको डॉक्टर का काम करना है तो आप क्या पड़ेगा, आपको मेडिकल की डिग्री चाहिए। तो और ऐसे ही जैसे शराब की दुकान खोलनी तो एक लाइसेंस चाहिए आप। तो ये लाइसेंस व्यवस्था या उसकी जो भी अनुकूल डिग्री है, उसकी जो व्यवस्था है, उसके हिसाब से उसका एकाधिकार होता है। जिसको लाइसेंस मिला है वही काम कर सकता है और वही उस वस्तु को बेच सकता है। तो इस तरह भी एकाधिकार की उत्पत्ति होती है। पैमाने की मितव्ययता, अभी जिसमें मैंने बताया आपको, अगर फर्म बड़ी है और वो उस वस्तु का उस कीमत पर बेच पा रही है तो उसके लिए पैमाने की मितव्ययता है। नई फर्म के लिए बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो पैमाने की मितव्ययता के कारण भी एकाधिकार होता है। इसके मुख्य स्रोत की बात करें, हम एकाधिकार के स्रोत की बात करें तो मुख्य स्रोत, पहला स्रोत है कच्चा माल। यदि किसी वस्तु का उत्पन्न हो रहा है जिसके कच्चे माल पर किसी एक फर्म का यह एकाधिकार है, किसी एक क्षेत्र में कच्चा माल होता है और इसी क्षेत्र में फर्म है और उस फर्म सारा का सारा कच्चा माल उससे अनुबंधित है, तो सारा कच्चा माल अगर एक ही फर्म के पास आ रहा है तो दूसरी फर्म उसका निर्माण नहीं कर पाएगी, इसलिए भी उसका एकाधिकार होता है। पेटेंट, जैसे सरकार द्वारा पेटेंट दिया जाता है नए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए, तो अगर पेटेंट मिल चुका किसी फर्म को उस वस्तु को निश्चित अवधि में बेचने के लिए, तो उसके कारण भी एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पैमाने की मितव्ययता की बात अपन ने कर ही ली कि यदि बड़ी फर्म है तो उसके लिए आसान है कि वो कम कीमत पर भी या जो बाज़ार में प्रचलित कीमत पर वस्तुओं को बेच सके। नई फर्म के लिए यह संभव नहीं होता। विशुद्ध एकाधिकार, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी है ये सब अपूर्ण एकाधिकार के अंतर्गत आती है। विशुद्ध एकाधिकार में हम मानते हैं कि एक वस्तु को उत्पादन करने वाली फर्म एक ही होती है और वो चाहे जिस कीमत पर बेच सकती है उस वस्तु को, और जो उपभोक्ता है वो अपनी आय का पूरा हिस्सा उस पर खर्च करते हैं, अपनी आय का पूरा हिस्सा उस पर खर्च करते हैं। ये विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति है, परंतु ये काल्पनिक है, ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पाई नहीं जाती है। इसलिए हम अक्सर क्या है, अपूर्ण एकाधिकार का ही अध्ययन करते हैं। तो अब हम इस सारणी के मार्फत से हम देखते हैं, सारणी में हम देखें कीमत हमको दे रही है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पर यदि कीमत 9 रखें हम उस वस्तु की, 9 इकाई 9 रुपये अगर कीमत है, तो आपकी वस्तु को खरीदने वाला एक भी आदमी नहीं है, एक भी उपभोक्ता उस वस्तु को नहीं खरीदता है। इसीलिए क्या होता है, आपका उत्पादन शून्य होगा और आप 8 रुपये उसकी कीमत कर देते हैं, 9 से घटा करके 8 करते हैं, तो उसकी एक इकाई बिक सकती है, एक इकाई को खरीदने वाला उपभोक्ता है। तो जैसे जैसे आप कीमत कम करेंगे इसकी मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। तो एकाधिकार में भी जो एकाधिकारी फर्म है उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो पूर्ति को निर्धारित कर ले या वो कीमत को निर्धारित कर ले, क्योंकि कीमत जैसे ही वो बढ़ाएगा उसकी मांग मात्रा कम हो जाएगी, पूर्ति मात्रा कम करनी पड़ेगी क्योंकि मांग कम हो चुकी है। इसीलिए यहाँ आप देखें 7 रुपये इसकी कीमत है तो 2 इकाई मात्रा का उत्पादन करना होता है, 6 पर 3, 5 पर 4, 4 पर 5, 3 पर 6, 2 पर 7 आदि। इस तरह से ये कुल आगम निकालना हो तो कीमत को मात्रा से गुणा कर दीजिए, P इंटू Q। कीमत क्या है, 9, 0, 0, कुल आगम 0, क्योंकि 9 रुपये पर एक भी इकाई नहीं बिक रही है इसकी। और 8 पर कितना एक बिक रहा है तो गुणा कर लें, P इंटू Q, P को Q से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 7 दूनी 14, 6 ती 18, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 6 ती 18 और 7 दूनी 14। अगर हम इसको भी ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत में क्या हो रहा है,
शुरुआत में जब एक वस्तु थी तो उसका कुल आगम कितना था 8। अब अगर हम सीमांत आगम के हिसाब से इसका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 14 में से 8 गए 6, 18 में से 14 गए तो 4, 20 में से 18 गए तो 2, 20 में से 20 गया 0 और 18 में से 20 जाएगा अब तो -2। जैसे जैसे उत्पत्ति मात्रा बढ़ रही है अब सीमांत आगम घटना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि आपका कुल आगम घट चुका है, 20 से 18 पर आ चुका है। आपने उत्पत्ति मात्रा बढ़ाई कीमत कम करके भी, परंतु क्या हुआ आपका जो उस कुल आगम है वो भी कम हो गया और ऋणात्मक हो गया यहाँ पर। और आगे हम देखें तो 18 में 14 कितने बचेंगे, ये -4। तो सीमांत आगम में उत्पत्ति मात्रा के हिसाब से ये एकाधिकारी फर्म की स्थिति है। अगर वो कीमत कम करके मात्रा बढ़ाना चाहती है तो औसत कुल आगम इस प्रकार से बदलता है। सीमांत आगम को हम देखें तो पहले 8 बढ़ा, फिर 6, फिर 4, इसमें निरंतर कमी हो रही है, निरंतर कमी हो रही है लगातार, और एक समय पर वो 0 यानी x अक्ष को स्पर्श कर लेती है। ये बिंदु वही बिंदु है जो AR यानी औसत आगम जो वक्र है ना भाई, AR जो औसत आगम वक्र है उसका मध्य बिंदु है। तो औसत आगम वक्र जो है उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होती है, इकाई होती है, मांग की इकाई लोच होती है। तो यहाँ पर इकाई लोच पर सीमांत आगम कितना होता है, 0। इससे पहले वाली अवस्था, इस 0 के पहले वाली अवस्था में क्या होता है, जब लोच 1 से अधिक है यानी लोचदार है, जब वस्तु की मांग लोचदार है, कीमत लोचदार है तो सीमांत आगम धनात्मक होता है। और जैसे ही ये बराबर 1 होता है, इकाई लोच हो जाती है इसकी कीमत की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, MR का मान 0 हो जाता है। और उसके बाद अगर देखें तो ये वस्तु की लोच बेलोच हो जाती है। E जो है कीमत लोच जो है वो 1 से कम हो चुकी है, बेलोच हो चुकी है ना, या कम लोच हो चुकी है उसकी। तो क्या होगा फिर, ये मान MR वक्र ऋणात्मक हो जाएगा, यानी और कोई भी फर्म इस बिंदु से नीचे उत्पादन नहीं करेगी। कोई भी फर्म नहीं चाहेगी कि मेरा जो सीमांत आगम है वो ऋणात्मक हो जाए, मैं उत्पत्ति मात्रा बढ़ाऊं, कीमत कम करूं, पर मेरी जो कुल आगम है, कुल आय है वो कम हो जाए। तो ऐसा कोई भी फर्म नहीं चाहती है, इसीलिए इस बिंदु के बाद कोई फर्म उत्पादन नहीं करती है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक। तो इसमें आप देखें कि जो MR वक्र है उसकी स्थिति कहाँ है, ये AR वक्र के हिसाब से हम देखें तो जहाँ E बराबर यानी इसकी कीमत लोच 1 है वहाँ MR वक्र 0 है, और जब ये लोचदार है तो ये धनात्मक होता है। परंतु एक चीज़ ध्यान रखें, ये हमेशा ये लंबवत अक्ष और इसके बीच की जो दूरी है उसके मध्य में होता है। जो AR वक्र है और जो लंबवत अक्ष है y अक्ष, OY अक्ष है ना, इसके बिल्कुल मध्य में होता है। तो ये MR वक्र AR वक्र से दुगुनी गति से घटता है और एक सीमा के बाद, इकाई लोच के बाद वो ऋणात्मक भी हो जाता है। तो इसका इस तरह से आपको वर्णन करना है। अब हम क्या करते हैं, एक गुण होता है इसमें कीमत विभेद। कीमत विभेद का मतलब क्या है, वस्तुएं समरूप है, वस्तुएं समरूप है, परंतु हम फिर भी क्या करते हैं, उसमें कीमतों में विभेद पैदा कर देते हैं। विज्ञापन द्वारा, किसी के द्वारा भी, विज्ञापन प्रचार द्वारा हम, और कीमत विभेद के द्वारा हम कीमत में परिवर्तन करके हम सीमांत आगम को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कीमत। समरूप वस्तुओं की कीमतों में भी विभेद उत्पन्न कर देना कीमत विभेद कहलाता है। अब हमने जो एकाधिकार की स्थिति का अध्ययन किया और एक तरफ पहले हमने पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति का अध्ययन किया। ये दो जो अवस्थाएं बिल्कुल चरम अवस्थाएं हैं। एक तरफ क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक है, कोई एक क्रेता और कोई एक विक्रेता उस मांग को प्रभावित नहीं कर पाता है, पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और एकाधिकार जहाँ एक का ही सब अधिकार है, जहाँ पूर्ति पर एक का ही नियंत्रण है, ये दोनों
बाजार की चरम अवस्थाएं हैं, परंतु सामान्यतया ये अवस्थाएं वास्तविक धरातल पर नहीं होती। हमें अक्सर जो पर देखने को मिलता है, इन दोनों के बीच की अवस्था मिलती है, जिसका हम देखें तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जिसमें एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है। एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है। तो इसका अगर एकाधिकार प्रतियोगिता देखें तो यह वास्तविक धरातल के बहुत निकट की अवस्था है। इसमें अगर इसकी विशेषताओं का अध्ययन देखें तो फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, परंतु उनका आकार छोटा होता है, और आकार छोटा होने के कारण उनकी उत्पादन लागत भी कम होती है। कम तकनीक से भी वो काम चला लेते हैं, तो उनका आने बहिर्गमन और प्रवेश की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि छोटा उत्पादन के लिए कम पूंजी चाहिए, है ना। तो वो क्या करती है, प्रवेश कर जाती है, फिर लगता है कि हानि हो रही तो जा भी सकती है ना। विभेदीकृत वस्तुएं, अब ये समरूप वस्तुएं होती है। समरूपता किसका गुण है? प्रतियोगिता, प्रतियोगी बाजार का है, परंतु समान नहीं होती। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो फर्में होती है वो उसके विज्ञापन के द्वारा, उसकी ब्रांडिंग के द्वारा, या हम कहें कि उसके उपहार योजना द्वारा, किसी भी तरह से नमूने द्वारा, किसी भी तरह से उसको अलग दिखाने में सफल हो जाती है, उस वस्तु को अलग दिखाने में सफल हो जाती है। जैसे मैं बताऊं आपको, बिस्किट बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी हैं, पार्ले जी भी है, ब्रिटानिया भी है, प्रिया गोल्ड, कई कंपनियां हैं, पर वो क्या करती है सब बनाती बिस्किट है। वो एक ही तरह के बिस्किट में अपने ब्रांड का उपयोग करते हुए, विज्ञापन का उपयोग करते हुए उसको अलग दिखाने में सफल हो जाती है, और ऐसी एक ही बिस्किट की कीमत में थोड़ा अंतर उत्पन्न कर लेती है। तो क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं विभेदीकृत वस्तुएं, समरूप किंतु समान नहीं है। हमने जो उपभोक्ता है उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये हम भरने में कामयाब रहते हैं कि हमारी वस्तु श्रेष्ठ है, हमारी वस्तु अलग है, जबकि वस्तु एक जैसी। फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की मैंने बात कर ही ली थी, क्योंकि उनके फर्में छोटी है, उत्पादन का जो स्तर है वो भी छोटा है, इसीलिए क्या होता है, फर्में आसानी से प्रवेश कर पाती है और आसानी से बहिर्गमन जा सकती है। समूह अवधारणा होती है यहाँ पे। कारण क्या है कि उद्योग जो है उसमें समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, और यहाँ समूह होता है, छोटे छोटे फर्मों का एक समूह होता है जो समरूप वस्तु बनाती है, परंतु वो वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं होती। जैसे चाय के स्थान पर कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ऐसे इस तरह से पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है ना, पूर्ण स्थानापन्न नहीं, परंतु कम समरूप होती है। विक्रय लागतों में अंतर उत्पन्न कर लेती है। जो फर्में हैं अपने ब्रांडिंग के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, वो क्या कर सकती है, वो अपने जो बेचने की जो लागत है उसमें अंतर उत्पन्न कर लेती है ना। और गैर कीमत प्रतियोगिता, यही है गैर कीमत प्रतियोगिता जिसकी हम बात कर रहे हैं। ब्रांडिंग, विज्ञापन, इसमें कोई कीमत हमने कम नहीं की है। मान लिया दो जो बिस्किट कंपनी है वो एक कीमत पर वस्तु बेच रही है, पर एक जो कंपनी है विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में ये जमाने में सफल हो जाती है कि मेरी वस्तु अच्छी है, तो उसका माल ज़्यादा बिकता है। मतलब गैर कीमत प्रतियोगिता में कीमत कम नहीं हुई है, परंतु विज्ञापन के द्वारा, ब्रांडिंग के द्वारा, उपहार योजना के द्वारा, निःशुल्क साथ में योजना द्वारा क्या कर सकते हैं, हम हमारी वस्तु को समरूप वस्तु होते हुए भी अधिक मात्रा में बेचने में सफल हो जाते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की विशेषताएं पढ़ी है। अब इसके जो मांग वक्र है उसके बारे में अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो आपसे अपेक्षा रहेगी कि यदि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो इसको शेयर करें, और अपने जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखें, और अधिक से अधिक आगे इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो आते ही आपको मिल जाए। धन्यवाद।